अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है ये रेफ़र करता है एसोसिएशन पैनक्रियाटिक आइलेट सेल लेजन्स की विद द हाइपर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, और साथ में सीवियर पेप्टिक अल्सरेशन हो जाए। तो ये 90 to 95% ऑफ द पेशेंट में जिनको गैस्ट्रिनोमाज है उनको ये सिंड्रोम होता है। हाइपरगैस्ट्रीनीमिया जो है फ्रॉम पैनक्रियाटिक या डुओडेनल ट्यूमर, ये स्टिमुलेट करता है एक्सट्रीम गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन, ठीक है। इस हाइपरगैस्ट्रीनीमिया की वजह से गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा जो कि इन टर्न फिर पेप्टिक अल्सरेशन करवाएगा। तो डुओडेनल और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं ये ज़्यादातर ऑफन मल्टीपल होते हैं, ऑल तो ये आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही होते हैं जिस तरह हमें जनरल पॉपुलेशन में मिलते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा ऑफन अनरिस्पॉन्सिव होते हैं टू यूजुअल थेरेपी। जो हम पेप्टिक अल्सरेशन के लिए थेरेपी देते हैं तो उसको ये अनरिस्पॉन्सिव होंगे। इन एडिशन अल्सर्स जो है ये अनयूजुअल लोकेशंस पे भी हो सकते हैं, लाइक जेजुनम में हो सकते हैं, जहाँ पे जब ये इंट्रैक्टेबल जेजुनल अल्सर हमें ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में मिले तो इनको भी हमें कंसीडर करना होगा। इसके अलावा मोर देन 1/2 ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट्स जो हैं उनको साथ में डायरिया भी होता है, और 30% जो हैं उनमें ये प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है, डायरिया। मॉर्फोलॉजी देखें तो गैस्ट्रिनोमास पैनक्रियाज के अंदर अराइज कर सकते हैं, पेरी पैनक्रियाटिक रीजन में, या फिर जो डोडेनम की वॉल होती है उससे। अब ओवर 1/2 ऑफ द गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जो ट्यूमर्स हैं ये लोकली इन्वेजिव होते हैं, या फिर ये पहले से ही ऑलरेडी जो है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस मेटास्टेसाइज हुए हुए होते हैं। तो अब तकरीबन 25% जो पेशेंट्स होते हैं जिनको गैस्ट्रिनोमास है ये अराइज कर सकता है इन कंजक्शन विथ अदर एंडोक्राइन ट्यूमर, कोई और ट्यूमर भी हो सकता है एंडोक्राइन, ठीक है। तो थस कन्फर्मिंग टू द मैन वन सिंड्रोम जो हम बाद में देखेंगे। तो मैन वन सिंड्रोम जो है ये मैन वन एसोसिएटेड जो गैस्ट्रिनोमास होते हैं जिनको ये भी सिंड्रोम हो, तो उस तरह के गैस्ट्रिनोमास ज़्यादातर याद रखिएगा मल्टीफोकल होंगे, जबकि स्पोरेडिक गैस्ट्रिनोमास ज़्यादातर यूजुअली सिंगल होते हैं, ठीक है। सिंड्रोम के साथ होंगे तो वो मल्टीपल, वरना वैसे स्पोरेडिक केसेस में हमें सिंगल मिलेगा गैस्ट्रिनोमा। अब जिस तरह इंसुलिन सिक्रीटिंग ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास में था, तो गैस्ट्रिन जो प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं ये हिस्टोलॉजिकली ब्लैंड होंगे और रेयरली कोई इनमें हमें एनाप्लेजिया मिलेगा, ठीक है। रेयरली ये एग्जिबिट करेंगे बहुत ज़्यादा मार्क्ड एनाप्लेजिया। दैट्स इट, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एड्रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब इस टॉपिक में जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स में हम डिस्कस करेंगे एड्रीनो कॉर्टिकल हाइपर फंक्शन, जिसमें हाइपर एड्रिनलिज्म भी आ जाता है, और एड्रिनल इंसफिशेंसी, ठीक है। एड्रिनल इंसफिशेंसी भी हम डिस्कस करेंगे, और एड्रिनो कॉर्टिकल नियोप्लाज्म्स भी हम इसी में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है ये असल में पेयर्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं, दो होते हैं पेयर्ड, और ये इनके रीजन्स दो होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला, जो अपनी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफर करते हैं, कॉर्टेक्स भी और मेडुला भी। तो कॉर्टेक्स जो है ना ये कंसिस्ट करता है कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स की। बीनीथ द कैप्सूल, पहले कैप्सूल है उसके नीचे जो है एड्रिनल ग्लैंड में एक नैरो जोन होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा का, ठीक है। और फिर एक इक्वली जोन होता है रेटिकुलरिस का जो कि एबट करेगा मेडुला को, ठीक है। मेडुला को जो है वो नैरो जोन रेटिकुलरिस का एबट करेगा। इंटरवीनिंग इज द ब्रॉड जोन फेसिकुलेटा विच मेक्स अबाउट 75% ऑफ द टोटल कॉर्टेक्स, यानी इनके बीच में फिर फेसिकुलेटा होता है जो कि 75% टोटल कॉर्टेक्स बनाता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ना 3 डिफरेंट तरह के स्टेरॉइड्स सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में याद रखिएगा प्रिंसिपली कोर्टिसोल बनाता है जो कि प्राइमरीली हमारा जो जोना फेसिकुलेटा है उससे सिंथेसाइज होगा, और थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जोना रेटिकुलरिस की भी होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाने के लिए, ठीक है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एल्डोस्टेरोन है जो कि सबसे बाहर वाला जोना ग्लोमेरुलोसा बनाता है। सेक्स स्टेरॉइड्स जिसमें ईस्ट्रोजन एंड्रोजन्स आ जाते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं लार्जली हमारे जोना रेटिकुलरिस से, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल मेडुला जो है ना ये क्रोमाफिन सेल्स का बना हुआ है, मेडुला की बात हो रही है। क्रोमाफिन सेल्स क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं कैटेकोलामाइन्स, मेनली एपिनेफ्रिन। अब ये जो सेक्शन है ये डील करता है फर्स्ट विद द डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम मेडुला के। तो डिजीजेस एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो है उनको हमने कन्वेंशनली डिवाइड किया गया है उनके अंदर जिनमें कॉर्टिकल हाइपर फंक्शन या हाइपो फंक्शन है। तो सबसे पहले डिटेल में है एड्रिनो कॉर्टिकल हाइपर फंक्शन या हाइपर एड्रिनलिज्म कहेंगे। अच्छा, तो 3 डिस्टिंक्ट हाइपर एड्रिनल क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं, और हर एक जो है वो एबनॉर्मल प्रोडक्शन वन और मोर ऑफ दी हार्मोन्स की एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द 3 लेयर्स ऑफ द कॉर्टेक्स। तो एक होता है इसमें हाइपर एड्रिनल क्लिनिकल सिंड्रोम में, पहला है कुशिंग सिंड्रोम,
जिसमें बहुत ज़्यादा यानी कोर्टिसोल एक्सेस में होगा। इसके अलावा हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत एक्सेस में हो जाए उसकी वजह से। तीसरा है एड्रीनोजेनाइटल या वायरलाइजिंग सिंड्रोम जो कि एंड्रोजन्स के एक्सेस की वजह से होगा। अब क्लिनिकल फीचर्स कुछ इस तरह के सिंड्रोम्स के सिमिलैरिटीज़ भी शो करते हैं क्योंकि इनमें जो फंक्शन है उनका एड्रिनल स्टेरॉइड्स का वो शेयर होता है, इसलिए क्लिनिकल फीचर्स में भी हमें सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले हाइपर कॉर्टिसोलिज्म यानी कुशिंग सिंड्रोम को डिस्कस करते हैं। ये हाइपरकोर्टिसोलिज्म या कुशिंग सिंड्रोम जो है एलिवेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल्स की वजह से होता है। तो जब मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाए। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है कुशिंग सिंड्रोम के, वो जब एक्सोजीनियसली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाएं पेशेंट को, उसकी वजह से ये सिंड्रोम डेवलप होता है यानी हाइड्रोजेनिकली। अब जो बाकी केसेस हैं उनमें एंडोजीनस भी होता है। तीन जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वो फॉलोइंग है। इस फिगर को भी देखें 20.34 में। तो इसमें दिखाया गया है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम की। ठीक है, अब तीनों जो फॉर्म है वो एज वेल एज जो मोर कॉमन एक्सोजेनस यानी आइट्रोजेनिक वाली फॉर्म है, ये सारी इसमें शोन है। ठीक है, अब अच्छा, तो अब इसमें तीन जो मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन से हैं? एक तो प्राइमरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ हो जाए जो एसोसिएटेड होगी विद हाइपर सिक्रीशन ऑफ ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है फिर उससे हाइपर सिक्रीट होगा। दूसरा कोई एक्टोपिक सिक्रीशन हो रही हो ACTH की नॉन पिट्यूटरी नियोप्लाज्म से। ठीक है, और नंबर थर्ड प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल नियोप्लाज्म ही हो गया हो एड्रीनोकॉर्टिक्स में, जैसे एडिनोमा हो गया या कार्सिनोमा, और रेयरली या फिर कोई प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया की वजह से प्रोड्यूस हो ACTH। ठीक है, तो ये तीन जो है मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं इसमें हाइपर कॉर्टिसोलिज्म में। तो सबसे पहले प्राइमरी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ है ये एसोसिएटेड होती है हाइपर सिक्रीशन ACTH के साथ। इसको हम कुशिंग डिजीज़ भी कहते हैं, यानी ऊपर से ही मतलब ACTH ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी से। ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कोई डिजीज़ हो गई है। तो ये काउंट करता है तकरीबन 70% ना इस तरह के केसेस होते हैं स्पॉन्टेनियसली एंडोजिनस कुशिंग सिंड्रोम के। ठीक है, यानी प्राइमरी कोई हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिजीज़ हुई है जिसकी वजह से ACTH बढ़ रहा है और कॉर्टिसोलिज्म हो रहा है। तो अब इसकी जो प्रोवैलेंस है इस डिसऑर्डर की 4 गुना ज़्यादा वुमेन में है बनस्बत मैन के। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यंग एडल्टहुड में होता है 20s और 30s में। ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना उसमें एक ACTH प्रोड्यूसिंग माइक्रो एडिनोमा होता है जो कि मास इफेक्ट्स तो ब्रेन में नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता लेकिन ACTH ज़्यादा बना रहा है कुछ केसेस में। अब ये माइक्रो एडिनोमा और रेयरली जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें हमें कॉर्टिकोट्रोफ सेल का हाइपरप्लेजिया भी मिलता है। ठीक है, हाइपरप्लेजिया बिना किसी डिस्क्रीट एडिनोमा के, बस हाइपरप्लेजिया की वजह से कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स का हाइपरप्लेजिया। अब कॉर्टिकोट्रोफ सेल का हाइपरप्लेजिया, अच्छा, तो अब कॉर्टिकोट्रोफ सेल का जो हाइपरप्लेजिया है ना ये प्राइमरी भी हो सकता है या मच लेस कॉमनली सेकेंडरी भी हो सकता है एक्सेसिव ACTH के रिलीज की वजह से बाय द हाइपोथैलेमस कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस में कोई कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का ट्यूमर बन गया जो कि ACTH ज़्यादा बना रहा है, उसकी वजह से फिर इनका हाइपरप्लेजिया इस वजह से भी हो सकता है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफ सेल हाइपरप्लेजिया। अब एड्रिनल ग्लैंड है ना उन पेशेंट में जिसको कुशिंग डिजीज़ है वो वेरिएबल डिग्री ऑफ बायलेटरल नोड्यूलर कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया शो करेगा कॉर्टिकल। ठीक है, जो हम आगे भी देखेंगे क्यों इस तरह का हाइपरप्लेजिया शो कर रहा है बायलेटरल और नोड्यूलर, सेकेंडरी टू द एलिवेटेड लेवल ऑफ ACTH की वजह से। ठीक है, वो एलिवेटेड है तो इसमें अब हाइपरप्लेजिया हो गया। तो इसको हम कहेंगे ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया इंटर्न जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्टिसोलिज्म के लिए। अब ये इसका हाइपरप्लेजिया ना इसने फर्दर फिर कॉर्टिसोल प्रोड्यूस किया है और इसकी वजह से हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हो रहा है। इसके अलावा होता है सिक्रीशन एक्टोपिक ACTH की नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर से। ये तकरीबन कुशिंग सिंड्रोम के इस तरह के 10% केसेस इस वजह से होते हैं एक्टोपिकली। अब बहुत से इंस्टेंसेस में ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो रिस्पॉन्सिबल ट्यूमर है ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग होता है। ऑल द बाकी न्यूप्लाज्म्स जो कि कार्सिनोइड्स जिसमें कार्सिनोइड्स भी आ जाते हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड का, पैन न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ये भी मतलब इस सिंड्रोम के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। In addition to the tumors that elaborate ectopic ACTH, occasional neuroendocrine neoplasm produce ectopic CRH यानी कि corticotropin releasing hormone। ठीक है, ये न्यूरोएंडोक्राइन न्यूप्लाज्म प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंटर्न फिर ACTH की सिक्रीशन करवाएगा और हाइपर कॉर्टिसोलिज्म करवा देगा। तो जैसा कि पिट्यूटरी वेरिएंट में हो रहा था एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पे भी इनमें बायलेटरल कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। क्योंकि ACTH का लेवल बढ़ा हुआ है, उसके सेकेंडरीली ये कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो रहा है।
ग्लैंड का, ठीक है। लेकिन रैपिड जो डाउनहिल कोर्स है पेशेंट का विद दीज कैंसर, ये ऑफन कट्स शॉर्ट द एड्रिनल इनलार्जमेंट। थर्ड टाइप है इसके बाद प्राइमरी एड्रीनल नियोप्लाज्म, ठीक है। अब इसका ये फिगर देखें, प्राइमरी एड्रीनल नियोप्लाज्म है, यानी कि जैसे कि एड्रीनल कोई एडिनोमा बन जाए या कार्सिनोमा बन जाए, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि रेयरली जो है प्राइमरी जो कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया है उसकी वजह से भी, या नियोप्लाज्म हो या कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया, ये 10% से 15% से 20% जो है केसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोजीनस कुशिंग सिंड्रोम के लिए। तो इसको हम ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम कहेंगे। अब ये नाम भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, जो एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया की वजह से प्राइमरीली हो रहा है। तो ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। अब क्योंकि एड्रिनल का फंक्शन जो है इसमें ऑटोनोमसली होता है, तो इसलिए हमने इसको मतलब वो खुद ही हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करा, तो ACTH इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। अब जो बायोकेमिकल हॉलमार्क है इसका एड्रिनल कुशिंग सिंड्रोम का, वो है कि हमें इसमें एलिवेटेड लेवल कॉर्टिसोल के मिलेंगे, जबकि सीरम में बहुत ही लो लेवल मिलेंगे ACTH के। ये इसका हॉलमार्क है, ठीक है। अब बहुत से केसेस में एड्रिनल जो कुशिंग सिंड्रोम है ये कॉज होता है जब यूनिलेटरल एक साइड का एड्रिनोकॉर्टिकल नियोप्लाज्म हो जाए, जो कि बिनाइन यानी एडिनोमा भी हो सकता है या मैलिग्नेंट कार्सिनोमा भी हो सकता है। अब प्राइमरी जो कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया हो रहा है एड्रिनल कॉर्टिसिस का, ये भी इसमें कुशिंग सिंड्रोम का रेयर कॉज बनता है। अब ये दोनों यानी न्यूप्लाज्म वाला और हाइपरप्लेजिया वाला दोनों जो वेरिएंट्स हैं इस एंटिटी के, फर्स्ट जो है प्रेजेंट करेगा मैक्रो नोड्यूल्स ऑफ द वेरिंग साइजेस की, ठीक है। हमें ग्लैंड में नोड्यूल्स मिलेंगी वेरिंग साइजेस की, जो कि टिपिकली 3 सेंटीमीटर डायमीटर से कम होंगी। और सेकंड जो है माइक्रो नोड्यूल्स मिलेंगी 1 to 3 मिलीमीटर की। यानी इस वाले जो प्राइमरी एड्रिनल न्यूप्लाज्म या कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया वाले में जो कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है ना, इस वाले कुशिंग सिंड्रोम में हमें इस तरह के 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक मैक्रो नूडल्स वाला, दूसरा माइक्रो नूडल्स छोटी नूडल्स वाला, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। तो याद रखिए जो मेन लेजन होती है ना कुशिंग सिंड्रोम में, वो हमें पिट्यूटरी में मिलती है और एड्रिनल ग्लैंड्स में, जाहिर सी बात है। अब पिट्यूटरी जो है कुशिंग सिंड्रोम में, वो हमें इस तरह के चेंजेस शो करेगा जो कि डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से वेरी करेंगे, जो कॉज है उस हिसाब से। अब जो बहुत ही कॉमन एल्ट्रेशन है जो कि हाई लेवल ऑफ एंडोजीनस या एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से एल्ट्रेशन आ रही हैं, उनको हम कहते हैं क्रूक हाइलाइन चेंजेस। आपने नाम भी याद रखना है, ठीक है। जो इसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से एल्ट्रेशन आ रही है उसको क्रूक हाइलाइन चेंज कहेंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल ग्रैन्युलर सा बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म है ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स का एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, तो वो सेल्स रिप्लेस हो जाएंगे होमोजीनस लाइटली बेजोफिलिक मटेरियल के साथ। अब ये जो एल्ट्रेशन है ये रिजल्ट करेगी, यानी ये रिजल्ट है ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर गए साइटोप्लाज्म में, उस वजह से इस तरह का चेंज आया है। अब पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम में हमें एडिनोमा मिलता है, ठीक है, जो कि हम डिजीज़ ऑफ द पिट्यूटरी में डिस्क्राइब हमने किया है इसको। मॉर्फोलॉजिक जो चेंजेस होते हैं एड्रिनल ग्लैंड में, ये भी डिपेंड करते हैं कॉज ऑफ द हाइपरकॉर्टिसोलिज्म पे, जिस वजह से हुआ है तो उस हिसाब से मॉर्फोलॉजी होगी। यानी हमें कॉर्टिकल एट्रोफी मिल सकती है, नंबर 2 डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो सकता है, मैक्रोनोडुलर या माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया, नंबर 4 या एडिनोमा या कार्सिनोमा मिल सकता है। तो अब उन पेशेंट्स में जिनको जो है सिंड्रोम एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से हुआ है, तो उनका जो एंडोजीनस ACTH की प्रोडक्शन है ना, ये सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी बायलेटरल दोनों साइड्स पे कॉर्टिकल एट्रोफी हो जाएगी, क्योंकि ACTH सप्रेस हो गया, क्योंकि हम एक्सोजीनसली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहे हैं। तो कॉर्टिकल एट्रोफी होगी क्योंकि स्टिमुलेशन नहीं हो रही जोना फेसिकुलेटा की, जोना रेटिकुलरिस की बाय द ACTH, तो इस वजह से एट्रोफी होगी। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, वो हमें इसमें नॉर्मल थिकनेस का नज़र आएगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ग्लोमेरुलोसा कॉर्टेक्स का, ये ACTH के इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से ये नॉर्मल होगा, एट्रोफी नहीं होगी इसकी। अब वो केसेस जिनमें हम एंडोजीनस हाइपर कॉर्टिसोलिज्म के होते हैं, यानी एंडोजीनसली कॉर्टिसोल बढ़ा है, तो बाय कंट्रास्ट उनमें हमें एड्रिनल्स या तो हाइपरप्लास्टिक नज़र आएंगे या फिर उनमें कोई कॉर्टिकल नियोप्लाज्म होगा, ठीक है। दूसरा है डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया। अब ये वाली जो मॉर्फोलॉजी है ये हमें उन पेशेंट्स में मिलती है जिनको ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम हुआ हो, ठीक है, ACTH डिपेंडेंट। तो अगर हम इसका फिगर देखें 20.35, तो इसमें देखें डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो गया एड्रिनल ग्लैंड का नीचे, जबकि कॉन्ट्रास्ट करें इसको नॉर्मल एड्रिनल ग्लैंड के साथ, तो क्रॉस सेक्शन जो है ना ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ये हमें येलो और थिकन नज़र आएगा, बिल्कुल मोटा हो गया है और येलो हो गया है। सटल नोडुलैरिटी भी हमें नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब एबनॉर्मल ग्लैंड जो है ये पेशेंट का जिसको ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है,
जिसमें दोनों उसके एड्रिनल ग्लैंड डिफ्यूजली हाइपरप्लास्टिक हो गए, ठीक है। तो अब यही बात हो रही है कि डिफ्यूजली जो हाइपरप्लेजिया है उसमें दोनों ग्लैंड जो है इनलार्ज होंगे, या तो सटनली या फिर मार्कली, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसका वज़न जो है 30 ग्राम तक हर एक ग्लैंड का हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमें डिफ्यूजली थिकन नज़र आएगा, वेरिएबल उसमें थोड़े से नोड्यूल्स भी होंगे। आल्दो नोडुलैरिटी जो है वो ACTH इंडिपेंडेंट जो नोडुलर हाइपरप्लेजिया होता है उसमें हमें नोडुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, ठीक है, नोडुलैरिटी। उसके बाद है कि जो इसमें हमें येलो कलर मिल रहा है ना डिफ्यूजली हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड का, ये असल में डिराइव हुआ है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ लिपिड रिच सेल्स जो उसमें मौजूद हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप पे वैक्यूलेटेड नज़र आएंगे। देन अगली टाइप है प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया। अब इस मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि कॉर्टेक्स जो है ना ये बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा इंटायरली मैक्रोनोड्यूलर, यानी 1 to 3 मिलीमीटर जितनी या मैक्रोनोड्यूल्स वाली डार्कली पिगमेंटेड, मतलब मैक्रोनोडल या 1 to 3 मिलीमीटर वाली डार्कली पिगमेंटेड माइक्रोनोडल्स के साथ जो है कॉर्टेक्स पूरा रिप्लेस हो जाएगा। ये हो रहा है प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया में। तो अब इसका जो फिगर है इसमें देखें 20.36 में ये दिखाया गया है प्राइमरी पिगमेंटेड नोडुलर एड्रिनोकॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया, जिसमें हमें प्रोमिनेंट जो है ये देखें पिगमेंट नज़र आ रहा है, पिगमेंट नोड्यूल्स एड्रिनल ग्लैंड में। बी फिगर में हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन की गई है, तो उसमें नोडल्स देखें बनी हुई हैं सेल्स की, जिनमें लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट हमें नज़र आ रहा है राइट पार्ट ऑफ द फील्ड में, ठीक है, ये लाइपोफ्यूसिन है। तो उसमें यही कह रहा है कि प्राइमरी इसमें जो है पिगमेंट जो है इसमें असल में लाइपोफ्यूसिन की वजह से ही है, जो कि एक हमारा वियर एंड टीयर पिगमेंट होता है, ठीक है, एज के साथ। देन अगली मॉर्फोलॉजी फंक्शनल एडिनोमा या कार्सिनोमा ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकली वैसे डिस्टिंक्ट नहीं होते फ्रॉम द नॉन फंक्शनिंग एड्रिनल नियोप्लाज्म, जो हम आगे देखेंगे एक नॉन फंक्शनल भी होते हैं, तो उनसे ये मॉर्फोलॉजिकली अलग नहीं है, एक जैसे ही होते हैं। दोनों जो हैं बिनाइन और मेलिग्नेंट लेजन्स जो हैं वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, उनकी 30s या 50s की एज में। एड्रिनोकॉर्टिकल जो एडिनोमास हैं ये येलो कलर के ट्यूमर्स होते हैं, जो कि पतली सी या वेल डेवलप्ड कैप्सूल के साथ सराउंड हुए होते हैं, और उनका वजन जो है 30 ग्राम से लेकिन कम होगा। तो ये वाला जो फिगर है 20.37A, इसमें दिखाया गया है एड्रिनोकॉर्टिकल एडिनोमा। देखिए एडिनोमा को जो है डिस्टिंग्विश किया गया है फ्रॉम द नोडुलर हाइपरप्लेजिया के साथ, कि मतलब ये एक एडिनोमा जो है सॉलिटरी सा सर्कमस्क्राइब नेचर का है। फंक्शनल स्टेटस इस एड्रिनोकॉर्टिकल एडिनोमा का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसकी ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस से। हिस्टोलॉजी में देखेंगे यहाँ पे इसके फीचर्स हैं कि एड्रिनोकॉर्टिकल एडिनोमा के नियोप्लास्टिक सेल्स देखें वैक्यूलेटेड है, क्योंकि उनमें हमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक लिपिड मिलता है, तो ये वैक्यूल्स बन गए हैं। और इसमें देखिए माइल्ड सा न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी है, माइटोटिक एक्टिविटी और नेक्रोसिस हमें इसमें नज़र नहीं आ रही। देन है जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, जो हम देख चुके हैं, तो उसमें हमें सेल्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल से जोना फेसिकुलेटा की ही तरह के हैं, जिस तरह नॉर्मली हमें जोना फेसिकुलेटा नज़र आता है। अब एडिनोमा के बाद कार्सिनोमा की बात करें तो वो एसोसिएटेड होता है जो कुशिंग सिंड्रोम में, तो ये जो है ना टेंड करेंगे टू बी लार्जर देन द एडिनोमास, ठीक है, कार्सिनोमा उससे बड़ा होगा कुशिंग सिंड्रोम में। अब इस तरह के ट्यूमर नॉन इनकैप्सुलेटेड मासेस होंगे, जो कि फ्रीक्वेंटली 200 से 300 ग्राम से भी ज़्यादा वजन के हो सकते हैं, इतने हैवी होंगे, और उनमें एनाप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक सारी होंगी कैंसर की, जो हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो फंक्शनिंग ट्यूमर्स के साथ जो दोनों बिनाइन और मेलिग्नेंट होते हैं, साथ वाला जो एडजेसेंट उसमें हमें एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और वो जो कॉन्ट्रालेटरल एड्रिनल ग्लैंड है वो हमें एट्रोफिक मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंडोजीनियसली ACTH जो है उसकी सप्रेशन हो गई है। क्यों सप्रेशन हुई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल के लेवल हाई है, हाई कॉर्टिसोल ने जाके इस ACTH को सप्रेस किया, ACTH ये नहीं रहा, तो हमें कॉन्ट्रालेटरल वाला जो एड्रिनल ग्लैंड है वो, और उसी जिसमें फंक्शनिंग ट्यूमर है उसका भी एड्रिनल कॉर्टेक्स हमें एट्रोफिक मिल रहा है, ठीक है, ACTH ना होने की वजह से उसकी सप्रेशन हो गई है। दैट्स इट। तो अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। देखिए साइंस एंड सिम्टम्स जो कुशिंग सिंड्रोम में है वो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैगरेशन ऑफ द नॉन एक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। हमें पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के क्या एक्शन है, उसी की बस एग्जैगरेशन हो जाएगी, एग्जैगरेशन, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम जो है, ये कुशिंग सिंड्रोम जो है ज़्यादातर ग्रेजुअली डेवलप करता है, और बाकी एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ की तरह ये क्वाइट सटल होता है अपने अर्ली स्टेजेस में, ठीक है। तो अब मेजर जो एक्सेप्शन है इस इंसीडियस ऑनसेट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम में, वो एसोसिएटेड होती है विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, ठीक है, साथ में ये कार्सिनोमा भी होगा लंग में, जब रैपिड कोर्स ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़ प्रिक्लूड करता है डेवलपमेंट ऑफ मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अब जो अर्ली मैनिफेस्टेशंस हैं कुशिंग सिंड्रोम में, उसमें एक तो पेशेंट को हाइपरटेंशन होना,
वेट गेन होना, टाइम के साथ मोर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसमें सेंट्रीपिटल रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है एडिपोज टिश्यू की, जो कि अपेरेंट होगी कि मतलब पेशेंट की ट्रंकल ओबेसिटी होगी, ठीक है, ट्रंक। इसके अलावा मून फेशिस और एक्यूमुलेशन फैट की उसके पोस्टीरियर नेक में भी और बैक में, जिसको हम बफेलो हम्प कहते हैं। हाइपर कोर्टिसोलिज्म जो है सिलेक्टिव एट्रोफी भी करवा देता है फास्ट ट्विच टाइप 2 मायोफाइबर्स की, उनकी सिलेक्टिव एट्रोफी। तो उसकी वजह से मसल मास जो है ना पेशेंट का कम हो जाएगा और प्रोक्सिमल लिम्ब की वीकनेस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्यों हो रही है, ठीक है। अब ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंड्यूस करवाएगा और ग्लूकोज का जो अपटेक है बाय द सेल्स उसको बिल्कुल इनहिबिट कर देगा। तो अपटेक नहीं हो रहा तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी, सेकेंडरी डायबिटीज़ विथ इट्स अटेंडेंट हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज यूरिया, पॉलीडिस्पिया, ठीक है। कैटाबॉलिक इफेक्ट इंसुलिन के रेजिस्टेंस के ऑन द प्रोटीन्स कॉज लॉस ऑफ कोलेजन, ठीक है। उसका जो है कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस का हमारे प्रोटीन्स पे, तो कोलेजन लॉस हो जाएगा। थस पेशेंट्स की जो स्किन है, याद रखिएगा, पतली सी, फ्रेजाइल और इजीली ब्रूज्ड स्किन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कुटेनियस स्ट्राया। ये पार्टिकुलरली जो है एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये सारा स्किन की पतली होने की वजह से हो रहे हैं। और क्यों हुई है? क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है उस पे उसके प्रोटीन्स पे कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से कोलेजन लॉस हो जाता है, ठीक है। कोर्टिसोल क्या है, इसके अलावा ना डाइवर्स इफेक्ट हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे भी होता है, जो कि रिजॉर्प्शन करवा देगा बोन की, तो उससे ओस्टियोपोरोसिस की डेवलपमेंट हो जाएगी और साथ में ससेप्टिबिलिटी टू फ्रैक्चर्स बढ़ जाएगी, फ्रैक्चर्स होने लगेंगे। अब क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी सप्रेस करता है, तो पेशेंट्स जिनको कुशिंग सिंड्रोम है, तो उनको ज़्यादा रिस्क है कि उनको वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस हो जाए, ठीक है। एडिशनल मैनिफेस्टेशंस में पेशेंट को हिर्सुटिज्म भी होता है, यानी फेशियल हेयर्स और मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, एज वेल एज नंबर ऑफ साइकियाट्रिक सिम्टम्स भी होंगे, लाइक मूड स्विंग, डिप्रेशन, फ्रैंक साइकोसिस। एक्स्ट्रा जो एड्रीनल कुशिंग सिंड्रोम है, जो पिट्यूटरी की वजह से या कोई एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन की वजह से होता है, तो वो यूजुअली एसोसिएटेड होता है स्किन पिगमेंटेशन के साथ। क्यों? क्योंकि सेकेंडरीली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी भी है एसीटीएच के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल में। पिट्यूटरी में और एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम में एसीटीएच के लेवल हमें बढ़े हुए मिलेंगे और यूरिन जो है कैरेक्टराइज होगा कि उसमें हाई लेवल ऑफ एक्सक्रीटेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होंगे, जो एक्सक्रीट हो गए हैं। इसके बरक्स अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट देखें तो एसीटीएच के लेवल कुशिंग सिंड्रोम में लो होंगे, जो एड्रिनल ट्यूमर की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हुआ है, तो उसमें एसीटीएच का लेवल लो है क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा है ट्यूमर की वजह से, तो उसने जाके उसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। दैट्स इट। तो समरी देखिए, हमने हाइपर कॉर्टिसोलिज्म डिस्कस किया, कुशिंग सिंड्रोम बहुत ही कॉमन कॉज हाइपर कॉर्टिसोलिज्म का कोर्टिसोल के बढ़ जाने का है, वो है हम अगर एक्सोजीनियसली स्टीरॉयड्स दें। एंडोजीनियसली जो हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है वो ऑफनली सेकेंडरी होगा किसी एसीटीएच प्रोड्यूसिंग पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा की वजह से, तो उसको कुशिंग डिजीज़ कहेंगे। और इस एडिनोमा की वजह से जो है प्राइमरी एड्रिनल नियोप्लाज्म अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी होगा, तो उसको हम एसीटीएच इंडिपेंडेंट हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कहेंगे। और इसके अलावा पैरानियोप्लास्टिक एसीटीएच प्रोडक्शन भी होती है ट्यूमर्स से, जो जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर में। फिर हमने मॉर्फोलॉजिक फीचर्स कहे कि एड्रीनल के अंदर जो है बायलेटरल कॉर्टिकल एट्रोफी हो सकती है अगर हम एक्सोजीनियसली स्टीरॉयड दे रहे हैं उस वाले केस में, या बायलेटरल डिफ्यूज या नोडुलर हाइपरप्लेजिया हो सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है कुशिंग सिंड्रोम में, एंडोजेनस वाले कुशिंग सिंड्रोम में। या एड्रीनोकॉर्टिकल नियोप्लाज्म भी हमें मिल सकता है। देखिए इस फिगर को भी देख लें, तो इसमें पेशेंट दिखाया गया कुशिंग सिंड्रोम का। इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें एक तो सेंट्रल यानी ट्रंकल ओबेसिटी मिल रही है, मून फेशिस, और देखिए ये एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है, जो कोलेजन के लॉस की वजह से स्किन जो है थिन हो गई है और इजीली ब्रूस्ड हो जाती है। देन है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जेनरिक टर्म होती है फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड कंडीशन जिनमें हमें क्रोनिक एक्सेस मिलता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन का, क्रोनिकली बढ़ा हुआ है। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है प्राइमरी भी हो सकता है या सेकेंडरी किसी एक्स्ट्रा एड्रीनल कॉज की वजह से। प्राइमरी वाली जो टाइप है उसमें क्या होता है कि ऑटोनोमस ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन की, तो उसकी वजह से रिजल्टेंट हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की सप्रेशन हो जाएगी और प्लाज्मा में भी रेनिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब क्या कॉजेज़ हैं इस प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के, एल्डोस्टेरोन के बढ़ जाने के, वो इस फिगर 20.39 में भी देखें। तो यहाँ पे दिखाया गया है मेजर कॉज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का और उसके प्रिंसिपल इफ़ेक्ट्स हमारी किडनी के ऊपर। तो एक तो होता है कि बायलेटरल इडियोपैथिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म,
तो इसमें क्या हुआ है, कैरेक्टराइज हुआ है कि बायलेटरल दोनों साइड्स का नोडुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स का। ये बहुत ही कॉमन अंडरलाइंग कॉज है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, ठीक है। सबका जो प्राइमरी और कॉमन कॉज है ना वो याद होना चाहिए। तो ये इसमें इसका कॉमन कॉज है। तकरीबन 60% ऑफ द केसेस इसी वजह से होते हैं, ठीक है। बायलेटरल इडियोपैथिक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसमें उनका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, नोडुलर हाइपरप्लेजिया। तो इसकी पैथोजेनेसिस इडियोपैथिक वाले की अनक्लियर है, लेकिन कुछ सबसेट ऑफ जर्म लाइन म्यूटेशंस जो है, एक तो KCNJ5 जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। KCNJ5 जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए जो कि हमारे पोटेशियम चैनल प्रोटीन को इनकोड करता है, तो थस ये एड्रिनल ग्लैंड में एक्सप्रेस होता है प्रोटीन, इसकी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। दूसरा कॉज है हमारे एड्रिनोकोर्टिकल कोई न्यूप्लाज्म है, या तो वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा हो सकता है जो कि कॉमनली होता है, या रेयरली एड्रिनोकोर्टिकल कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो तकरीबन 35% जो केसेस हैं उसमें हमें प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किसी सॉलिटरी से एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग एडिनोमा की वजह से होता है 35% केसेस में। तो इसको हम कहते हैं कॉन सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है, कॉन सिंड्रोम क्या है, जो एडिनोमा उसको प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सोमेटिक म्यूटेशन आ जाती है, KCNJ5 वही जीन है सेम, ये हमें एल्डोस्टेरोन सिक्रेटिंग एडिनोमा में म्यूटेशन मिलती है, सोमेटिक म्यूटेशन। थर्ड है कि रेयरली फेमिलियल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी हो सकता है किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, जो कि ओवर एक्टिविटी करवा रहा है हमारे एल्डोस्टेरोन सिंथेज जीन की। कौन सा है वो एल्डोस्टेरोन सिंथेज जीन, CYP11B2, ठीक है। तो जीन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद है नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। उसमें क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का रिलीज जो है ना कि इन रिस्पॉन्स टू द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा। तो ये कंडीशन कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल प्लाज्मा में रेनिन के मिलते हैं, और इनकाउंटर होता है इन एसोसिएशन विद द फॉलोइंग, यानी एक तो इसमें हमें रीनल परफ्यूजन बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। आर्टीरियो नेफ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं, या रीनल आर्टरी स्टिनोसिस की वजह से उसकी परफ्यूजन कम हो रही है। दूसरा, इसमें आर्टीरियल जो हाइपोवोलीमिया और इडीमा हो जाएगा, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऐसा होता है, सिरोसिस में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। एंड थर्ड, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी में भी इनकाउंटर हो सकता है कि मतलब इंक्रीज लेवल प्लाज्मा रेनिन के भी हमें इस कंडीशन में मिले सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। प्रेगनेंसी में क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड इंक्रीज आ गया है प्लाज्मा के रेनिन सबस्ट्रेट का। तो अब आ जाए मॉर्फोलॉजी पे। एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग जो एडिनोमास होते हैं ये ऑलवेज ऑलमोस्ट सॉलिटरी से स्मॉल सी लेस देन 2 सेंटीमीटर डायमीटर की वेल सर्कमस्क्राइब लेजन होती है। तो ये ब्राइट येलो होते हैं कट सेक्शन पे, और सरप्राइजिंगली ये लिपिड लेडन कॉर्टिकल सेल्स के बने होते हैं, लिपिड लेडन, जो कि बिल्कुल क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं फेसिक्यूलेटा को। फेसिक्यूलेटा में जो सेल्स हैं उनको बनिस्बत ग्लोमेरुलोसा सेल के। हमें पता है कि हमारे एल्डोस्टेरोन के नॉर्मली सोर्स ग्लोमेरुलोसा सेल होते हैं, लेकिन ये एडिनोमास जो है फेसिक्यूलेटा को रिजेंबल कर रहे होते हैं, उसको नहीं करेंगे। अब इन जनरल सेल्स जो है ये यूनिफॉर्म साइज़ के होते हैं और शेप के। ओकेजनली इनमें हमें कुछ न्यूक्लियर एंड सेल्युलर प्लियोमॉर्फिज्म भी मिलता है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमास का है कि हमें इसमें यूजेनोफिलिक लेमिनेटेड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मिले, इनको हम कहते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन बॉडीज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस तरह के एडिनोमास का। तो ये टिपिकली हमें आफ्टर द ट्रीटमेंट विथ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, यानी स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ जब ट्रीटमेंट दे दिया उसके बाद ये मिलती हैं, जो कि हमें पता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्पाइरोनोलैक्टोन। अब इन कॉन्ट्रास्ट विद द कॉर्टिकल एडिनोमास एसोसिएटेड विद कुशिंग सिंड्रोम, वो जो कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो यूजुअली हमारे ACTH की सिक्रीशन को सप्रेस नहीं करेंगे। तो इसीलिए एडजेसेंट जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है और वो जो कॉन्ट्रालेटरल ग्लैंड है वो इसमें एट्रोफिक नहीं हो रहे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और बायलेटरल इडियोपैथिक हाइपरप्लेजिया ये मार्क्ड होता है कि हमें इसमें डिफ्यूज़ या फोकल हाइपरप्लेजिया मिले सेल्स का, जो कि रिजेंबल करते हैं नॉर्मल जोना ग्लोमेरुलोसा का, उसको रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो उसका हमें बायलेटरल इडियोपैथिक हाइपरप्लेजिया मिलता है, यानी डिफ्यूज़ और फोकल हाइपरप्लेजिया मिलता है जोना ग्लोमेरुलोसा को रिजेंबल करते हुए सेल्स का। अब आ जाए क्लिनिकल फीचर्स पे। अब जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, वो है इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। तो विद एन एस्टिमेटेड प्रिवेलेंस रेट 5 to 10% है अमंग दी अनसेलेक्टेड हाइपरटेंसिव पेशेंट,
प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मे बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ये इसका सेकेंडरी का मोस्ट कॉमन कॉज बनता है। दैट इज़ के हाइपरटेंशन जो कि किसी भी आइडेंटिफाइबल कॉज के सेकेंडरीली हो रही है। तो अब लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के, वो है कि पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेफ़्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है और लेफ़्ट और इसका डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, हाइपरट्रोफी की वजह से। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स का प्रिवेलेंस बढ़ जाता है, जैसे कि स्ट्रोक का, मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, ठीक है। हाइपोकेलीमिया ये रिजल्ट करती है क्योंकि हमारा रीनल जो पोटेशियम है उसकी वेस्टिंग हो रही है, और जब ये हाइपोकेलीमिया प्रेजेंट होगा तो पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस होंगी, जिसमें वीकनेस, पैरास्थीजियाज, विजुअल डिस्टर्बेंस और ओकेजनली फ्रैंक टेटनी, ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन होंगी। इसके अलावा हाइपोकेलीमिया जो है ना, ये कंसिडर हुआ है एज अ मैंडेटरी, याद रखिएगा, बहुत ही मैंडेटरी फीचर होता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में, यानी पोटेशियम कम हो जाता है। और मैनिफेस्टेशन आपको याद हो कि उसकी वजह से क्या होगा। लेकिन तकरीबन 50% जो नॉर्मोकेलेमिक पेशेंट हैं जिनका नॉर्मल है पोटेशियम, उनको अब डायग्नोज किया गया है लार्जली ड्यू टू अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तो इतना पोटेशियम वेस्ट नहीं हो पाता और हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में थेरेपी जो है वो वेरी करेगी कॉज के हिसाब से। एडिनोमास जो है ये अमेंडेबल है कि हम इनको सर्जिकली एक्सरसाइज कर दें। बाय कंट्रास्ट सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो फ़ायदे वाली नहीं होती उन पेशेंट में जिनको प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म बायलेटरल हाइपरप्लेजिया की वजह से हुआ है, जो कि बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होता है, ठीक है। बायलेटरल हाइपरप्लेजिया हो जाए उसकी वजह से प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इस तरह के पेशेंट्स को हमने मेडिकली ही मैनेज करना होता है, यानी एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन। अब ट्रीटमेंट जो है सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, उसकी बात करें तो वो रेस्ट करता है कि हमने अंडरलाइन कॉज ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हाइपर स्टिमुलेशन को ही सही करना है, ठीक है, कॉज को करेक्ट करना है। दैट्स इट। थर्ड टाइप हमारे पास सिंड्रोम है एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम्स। तो एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम रेफर करता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। अच्छा, तो एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम जो है रेफर करता है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि एंड्रोजन के एक्सेस की वजह से होते हैं, जो कि स्टेम कर सकता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ इटियोलॉजीज, जिसमें प्राइमरी गोनेडल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं और सेवरल प्राइमरी एड्रीनल डिसऑर्डर्स भी आ जाएंगे। तो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स है ये हमारा दो कंपाउंड सेक्रेट करता है, एक डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन और दूसरा एंड्रोस्टेनेडायोन, जिनकी कन्वर्जन जो है इनटू द टेस्टोस्टेरोन पेरिफेरल टिश्यूज़ में होगी फॉर देयर एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो अनलाइक द गोनेडल एंड्रोजेंस, ये जो एड्रीनल एंड्रोजेंस हैं इनकी फॉर्मेशन एसीटीएच की वजह से रेगुलेट होती है। तो जैसे अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रीशन जो है ये हमें मिल सकती है आइसोलेटेड सिंड्रोम में, या फिर इन कॉम्बिनेशन विद द फीचर ऑफ कुशिंग डिजीज़ में भी मिल सकती है। तो एड्रीनल जो कॉजेज़ हैं इस एंड्रोजन के एक्सेस के, वो है, यानी इनका बढ़ जाना, वो है कि एड्रीनोकॉर्टिकल कोई न्यूप्लाज्म, ठीक है। और अनकॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कलेक्टिवली डिजाइनेट बाय कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, उसमें हमें मिलता है। एड्रीनोकॉर्टिकल न्यूप्लाज्म जो है वो साथ में एसोसिएटेड होंगे विद सिम्टम्स ऑफ एंड्रोजन एक्सेस, यानी इनके बढ़ जाने का, जिस तरह के वायरलाइजेशन के सिम्टम्स मिलेंगे, और ये ज़्यादा लाइकली है टू बी कॉमन इन कार्सिनोमा बनस्पत एडिनोमास के। वायरलाइजेशन हमें कार्सिनोमा में ज़्यादा मिलेगी। अब ये मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल वैसे आइडेंटिकल होते हैं जिस तरह फंक्शनल या नॉन फंक्शनल कॉर्टिकल न्यूप्लाज्म्स उसी तरह के होते हैं। अच्छा, तो अब कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया याद रखिएगा, ये ग्रुप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें हर एक में जो है कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें हेरिडिटरी इफेक्ट होता है एंजाइम का जो इन्वॉल्व है एड्रिनल स्टेरॉयड की बायोसिंथेसिस में, ठीक है, उस एंजाइम में जो है डिफेक्ट है, पार्टिकुलरली जो कॉर्टिसोल बनाता है ना उस एंजाइम में। तो अब इस तरह की कंडीशंस में क्या होता है कि डिक्रीज कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होगी, तो उसकी वजह से फिर कंपनसेटरी एसीटीएच की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव जो है फीडबैक इनहिबिशन ही नहीं हो रही, इस वजह से फिर वो बढ़ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, क्योंकि अब एसीटीएच जो है उसकी सिक्रीशन बढ़ गई है ना, तो इसकी वजह से जो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करवा देगा कॉर्टिसोल की, कॉर्टिसोल प्रिकर्सर स्टेरॉइड्स की, जो कि फिर चैनल्ड होंगे इन द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजेंस विद द वायरलाइजिंग एक्टिविटी, ठीक है। कॉर्टिसोल प्रिकर्सर जो स्टेरॉइड्स है ना, फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, फिर वो चैनल्ड होंगे टू द सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन बनाने के लिए, और उसकी फिर वायरलाइजिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। तो सर्टेन जो एंजाइम डिफेक्ट्स हैं ये हमारी एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को भी इम्पेयर कर सकते हैं, एडिंग सॉल्ट लॉस टू द वायरलाइजिंग सिंड्रोम, यानी कि फिर अब सॉल्ट लॉस भी हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डिफेक्ट वो आपने याद रखना है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में, वो है 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, ठीक है।
इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है जो कि 90% ऑफ द केसेस में होती है। तो अब 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी जो है रेंज कर सकती है इन डिग्री फ्रॉम टोटल लैक से लेके